नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे बाल विकास से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे। बाल विकास से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं समाजीकरण। अब कई बच्चों के मन में आ गया होगा कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं समाजीकरण आप कहाँ से ले आए। तो अगर मैं बात करूँ आपके रीट के सिलेबस की, तो रीट के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कोष्टक में लिख रखा है परिवार व विद्यालय के संदर्भ में। क्या लिख रखा है? परिवार व विद्यालय के संदर्भ में। तो जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है, जिसे हमने पहला कारक समझा है परिवार, उस परिवार के अंदर उस बालक का विकास किस प्रकार से होता है, परिवार के मूल्यों को वो कैसे सीखता है, समाज में बालक का विकास कैसे होगा, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समाजीकरण। क्या कहते हैं हम? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। कि बालक समाज में अपना विकास किस प्रकार से करेगा, समाज के मूल्यों को किस प्रकार से सीखेगा और समाज कितने हद तक बालक के विकास के लिए सहायक होगा, कितने हद तक के लिए जरूरी है समाज का होना, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक परिवार, जिसे हम लोग बोलते हैं समाजीकरण। क्लियर है? बालक के विकास को समाज किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। अब होता क्या है ये किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो समाजीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि समाजीकरण होता क्या है। सबसे पहला हमारा मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि समाजीकरण होता क्या है। हमने कोटेशन सुना है कि मनुष्य एक जैविक प्राणी है। मनुष्य एक जैविक प्राणी है। जन्म के समय मनुष्य एक जैविक प्राणी होता है, परंतु समाज में रहने के पश्चात वह सामाजिक प्राणी बनता है। तो ऐसी क्या चीज है समाज के पास जो उसे जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने के लिए या जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में सहायक होती है? वही जो उसके पास, समाज के पास जो क्वालिटी है उसे हम कहते हैं समाजीकरण। तो ये क्या हो गया? जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। अब ये सामाजिक प्राणी क्या होता है? ये किस चीज का नाम है सामाजिक प्राणी? कि सोशल एनिमल या सोसाइटल मैन हम किसे कहेंगे? सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि यदि हम समाज के मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके रीति रिवाजों, इन सबको हमारे मन के अंदर, समाज के मूल्यों, समाज के आदर्शों, समाज के रीति रिवाजों को अंतर्निहित का मतलब है अंदर डालना, अंतर्निहित करने की जो प्रक्रिया है वह सामाजिक प्राणी कहलाती है। या अंतर्निहित करने के बाद में जैविक प्राणी का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो समाज के मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, इन सब चीजों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। मुख्य रूप से जो समाजीकरण होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक समाजीकरण चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? गतिशील अवधारणा, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। चलता रहता है, रुकता नहीं है। समाजीकरण क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली अवधारणा है और गतिशील अवधारणा है। समाजीकरण होता कितने प्रकार, किस काल में समाजीकरण सर्वाधिक होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक की किस अवस्था में समाजीकरण सर्वाधिक होता है।
तो बालक की जो बाल्य अवस्था होती है उस बाल्य अवस्था में समाजीकरण सर्वाधिक होता है। बाल्य अवस्था का मतलब है कि कौन सा, 2 साल से लेकर के 12 साल तक की जो एज है, उस एज में बालक में सबसे ज्यादा सामाजिक गुणों का आविर्भाव होता है, सामाजिक गुणों को सीखता है। तो किस काल में सर्वाधिक समाजीकरण होता है? बाल्यावस्था में। समाजीकरण के तरीके कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बालक समाजीकरण की प्रक्रिया करता है या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? सबसे पहला तरीका नकल करना, जिसमें हम भारत वाले बड़े एक्सपर्ट हैं, इंडियन बड़े एक्सपर्ट है नकल करने में। दूसरे व्यक्ति को देख के तुरंत नकल कर लेंगे, कॉपी जरूर बना लेंगे उसकी, परंतु यहां वो वाली कॉपी नहीं है। नकल करने का मतलब है कि हम आस पड़ोसियों को देख करके किस प्रकार की एक्टिविटी वो कर रहे हैं, हम हमारे बड़े भाई को देख करके, हमारे छोटे भाई को देख करके, हमारे अदर जो सगे संबंधी हैं उनके व्यवहार को देख करके हम हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाता है? नकल करना। दूसरा, सुझाव देने से, इसमें भी इंडियन बड़े एक्सपर्ट हैं। घर में भले लड़ाई हो रही हो परंतु वो दूसरे व्यक्ति को सुझाव जरूर देंगे। सजेशंस देना, सजेशन का मतलब है कि हमें कोई ना कोई गाइड करता है। जैसे हमें पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में कौन बताएगा? टीचर बताएगा या नहीं बताएगा? तो मुख्य रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है? नकल करने से, सुझाव देने से और कंपटीशन से, प्रतियोगिता की भावना से। कौन सी भावना से? प्रतियोगिता की भावना से। जब तक बालक का कोई कंपेटिटर नहीं होगा, उसको कोई पछाड़ने वाला नहीं होगा, तब तक बालक कुछ भी चीजें नहीं सीखेगा। आप कक्षा में करके देख लो, जब तक कक्षा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले को इनाम नहीं दिया जाएगा तो कोई भी बालक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने की कोशिश नहीं करेगा। हम उसको, जो कक्षा में फर्स्ट आता है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी के टाइम पे जितने भी हमारे मेहमान आए हुए होते हैं सबके सामने उस बच्चे को हम इनाम देते हैं। तो दूसरे बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जागती है कि नहीं, इस बार इसको मिला है, अगली बार मुझे मिलना चाहिए। तो बालक कैसे सीखेगा? प्रतियोगिता की भावना से। तो समाजीकरण के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए, नकल करने से, सुझाव देने से और प्रतियोगिता की भावना से। और ये तीनों के तीनों जो तरीके हैं वो बताए थे J.H. फिक्टर ने। किसने बताए थे? एक समाजशास्त्री थे J.H. फिक्टर। J.H. फिक्टर के अनुसार समाजीकरण के 3 तरीके होते हैं, नकल करना, सुझाव देना और प्रतियोगिता की भावना। क्लियर है? अब आता है समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का जो पहला सिद्धांत है वह सिद्धांत कहलाता है आत्मदर्पण का सिद्धांत। किसका? आत्मदर्पण का सिद्धांत। लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी, खुद के अंदर झांक के देखना। आत्मदर्पण का सिद्धांत है वो C.H. कूले ने दिया था। समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज को, ग्रुप को 2 भागों में बांटा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। C.H. कूले नाम सुना होगा जो सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है। C.H. कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत कहता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए और खुद का मन जिस चीज के लिए अलाउ करे व्यक्ति को वही चीज सीखनी चाहिए और वही चीज करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद हम अंदर झांक के देखेंगे तो हमें किसकी परिणति होगी? हमने हमारे सारे आदर्श और सब चीजें कहां से सीखी हैं? समाज से सीखी हैं। तो जैसे ही हम हमारे अंदर सोचेंगे तो हमें समाज की परिणति होगी, हमें समाज के मूल्यों का पता चलेगा, हमें समाज के रीति रिवाजों का पता चलेगा। तो खुद के अंदर झांकना और उसके अनुसार कार्य करना आत्मदर्पण का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा, मैं और मुझे का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मीड ने दिया था। किसने दिया था? मीड ने दिया था। यह सिद्धांत कहता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होता है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है ना कि मैं खुद क्या हूं और मुझे करना क्या है।
होता है नहीं होता? अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई आप 60 किलो वजन उठाओ, तो क्या आप 60 किलो वजन उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है और मुझे करना क्या है। अब यही बात अगर हम लोग किसी पहलवान को कहें, या जैसे मान के चले हम द ग्रेट खली, खली का नाम तो सुना होगा, हम खली को कहें, जो हमारे बॉक्सर रहे, जो कुश्ती क्या, जो रिंग के अंदर फाइटिंग करते हैं, देखा है ना। अगर हम यही बात खली को कहें तो खली आराम से 60 किलो वजन उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हमें यह पता होता है समाज में कि मैं क्या हूं और मुझे करना क्या है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, समाज मेरे से क्या अपेक्षाएं रखता है और मेरी कैपेसिटी क्या है। हमें सबको पता है। तो मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मीड ने दिया था। तीसरा सिद्धांत आता है इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मैंने जब सिगमंड फ्राइड का आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो को अच्छी तरीके से समझाया था। इड मुख्य रूप से दमित इच्छाओं का भंडार होता है, ईगो बिचौलिया होता है और सुपर ईगो नैतिकता का आदर्श होता है। तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत, जो कि विलियम जेम्स ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत कहता क्या है कि हम जो भी चीज सीखते हैं वो दूसरे के अनुकरण से सीखते हैं। जैसे अनुकरण किससे करेंगे? हो सकता है हम परिवार में किसी सगे संबंधी का करें, और हो सकता है हम किसी यार दोस्त का अनुकरण करें, परंतु ज्यादातर जो अनुकरण होता है वो मित्र मंडली और अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके होता है। तो अड़ोसी पड़ोसी किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, हम लोग भी वही एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो अनुकरण का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके फॉलो करना, उस व्यक्ति को फॉलो करना, वो जो एक्टिविटी कर रहा है सेम एक्टिविटी वैसी हमें करना, वो क्या कहलाएगा? अनुकरण का सिद्धांत। और लास्ट है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इमाइल दुर्खिम ने दिया था। दुर्खिम का नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के सिद्धांत के कारण इमाइल दुर्खिम को जाना जाता है। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है इसके बारे में इन्होंने बड़ी अच्छी बुक भी लिखी थी और बड़ी अच्छी थ्योरी भी थी इनकी। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहता क्या है? यह सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का जितना भी व्यवहार होता है व्यक्ति का जितना भी सारा व्यवहार होता है, व्यक्ति का व्यवहार उसके समाज के आदर्शों, उसके रीति रिवाजों, उसके मूल्यों, उसके प्रथाओं, अड़ोसी पड़ोसियों द्वारा देखा गया व्यवहार, उसके सगे संबंधियों का व्यवहार, उसकी संस्कृति, इन सभी चीजों का मिला जुला रूप होता है। और यही क्या कहलाता है? यही सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? तो समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हो गए? आत्मदर्पण का सिद्धांत जो C.H. कूले ने दिया था, मैं और मुझे का सिद्धांत जो मीड ने दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, अनुकरण का सिद्धांत जो जेम्स ने दिया था, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो कि दुर्खिम ने दिया था। क्लियर है? अब समाजीकरण के अंतर्गत अगला टॉपिक हमारा आता है कि समाजीकरण की एजेंसी कौन कौन सी होती है, या समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से होते हैं। अभिकरण या मीडियम का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिनसे हम समाजीकरण सीखते हैं, या जहां जहां हम समाजीकरण सीखते हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, ये कहलाते हैं समाजीकरण के अभिकरण। और यही क्वेश्चन C.Tet में बार बार पूछा जाता है कि समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण हैं, या समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, या समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो समाजीकरण की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी, प्राथमिक अभिकरण और द्वितीय अभिकरण। प्राथमिक अभिकरण में आता है परिवार। सबसे ज्यादा बालक कहां से सीखता है? परिवार से सीखता है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आते हैं स्कूल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं शिक्षण संस्थाएं। कहां से सीखेगा? स्कूल से या शिक्षण संस्थाओं से। आस पड़ोस से व्यक्ति सीखेगा, खेल समूह से सीखेगा, राज्य, पुलिस व कानून।
अच्छा, राज्य पुलिस व कानून कैसे सिखाते हैं व्यक्ति को? जैसे हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं और बाइक हम चला रहे हैं और चौराहे पे आते ही चौराहे पे लाल बत्ती हुई और हम लोगों ने लाल बत्ती को देखा, इग्नोर करके हम लोग आगे चल दिए। तो आपको पता है जैसे आप लाल बत्ती क्रॉस करोगे तो बाहर, जैसे आप लाल बत्ती तोड़ के आगे बढ़ोगे और आगे पुलिस वाले अंकल जी खड़े रहते हैं, तुरंत रोक लेंगे, बोले आजा भाई, लाल बत्ती क्यों तोड़ी? तो हम कहेंगे जी सॉरी। बोले जी कोई बात नहीं, गलती की है आपने? बोला जी हाँ गलती की है। तो गलती की है तो अब आपको क्या भरना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा। तो हम जब भी अगली बार आएंगे तब हम उस चौराहे पे जरूर देखेंगे कि लाल बत्ती हो रही है, अब हमें क्रॉस नहीं करना। क्यों? अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो राज्य पुलिस व कानून हमें क्या देगा? दंड देगा। तो यदि हम समाज में कुछ चीजें नकारात्मक करते हैं, या जैसे चोरी कर ली हमने, तो अगर चोरी करने पे दंड नहीं मिलता तो सब लोग चोर बन जाते। तो चोरी करने पर दंड देने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? राज्य पुलिस व कानून के द्वारा। क्लियर है? और लास्ट, धार्मिक संस्थाएं। अच्छा, धार्मिक संस्थाएं हमारा समाजीकरण कैसे करेंगी? जैसे हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो भगवान नरक में भेजेंगे। ऊपर बड़े बड़े कढ़ाई चल रहे हैं, तेल उबल रहा है और उस तेल में डाला जाएगा आपको, या किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उस कमरे में आपको खूब सारे कीट, जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो खाएंगे। हम क्या करते हैं? हम करते हैं फिर समाज के अनुसार काम। यार अगर हम लोग गलत करेंगे तो भगवान हमें, जब हमारी मृत्यु हो जाएगा तो हमें भगवान नरक में भेजेगा। हम किससे डर रहे हैं? हमें ये डराने वाला काम कौन कर रहा है? धार्मिक संस्थाएं। हमें किसके प्रति आस्था होती है? भगवान के प्रति आस्था होती है। हम कुछ भी अच्छा या बुरा करके आएंगे, भगवान के पास जरूर एक बार जाकर के हाथ जोड़ेंगे कि भगवान मेरे इस जीवन में जितने गलत कर्म किए हैं उन गलत कर्मों का मुझे माफ करना और मुझे अच्छाई या सद्बुद्धि प्रदान करना। तो धार्मिक संस्थाएं भी हमारे समाजीकरण में सहायक होती हैं। क्लियर है? तो समाजीकरण के कितने अभिकरण हो गए? 2 अभिकरण। पहला प्राथमिक अभिकरण परिवार, दूसरा दैत्तिक अभिकरण जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं, आस पड़ोस, खेल समूह, राज्य पुलिस व कानून, धार्मिक संस्थाएं, और इसमें एक चीज और आती है, मीडिया। क्या आता है? मीडिया। मीडिया भी हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। क्लियर है? अब लास्ट हमारे समाजीकरण में एक कॉन्सेप्ट आता है। समाजीकरण से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनमें बार बार कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समाजीकरण का पहला कॉन्सेप्ट है वयस्क समाजीकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन। वयस्क समाजीकरण क्या होता है? वयस्क समाजीकरण का सिंपल सा मतलब है कि कुछ चीजें बालक को तभी सीखने देना जब बालक वयस्क हो। क्या हो? एडल्ट हो। और भारत में बालक के वयस्क होने की एज कितनी डिसाइड कर रखी है? 18 वर्ष। हम वोट कब डाल के आते हैं? 18 वर्ष के बाद में ही वोट डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 18 वर्ष तक जो हमारा मेंटल मैच्योरिटी का लेवल है वो समझदार बन जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस कैंडिडेट को वोट देना है। समझ पैदा हो जाती है हमारे अंदर। तो बालक को कुछ चीजें तभी सीखने देना या कुछ चीजें तभी सिखाना जब बालक क्या हो जाए? वयस्क हो जाए। ये क्या कहलाएगा? वयस्क समाजीकरण कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा आता है हमारा विसमाजीकरण, डी सोशलाइजेशन। विसमाजीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यवहार को सप्रयत्न भूलने की कोशिश करना। जैसे बचपन में हमने गाली देना सीख ली, या छोटा बच्चा बचपन में गाली देना सीख लेता है, परंतु जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो गाली देने की जो भावना है या गाली देने की जो आदत है उसको धीरे धीरे भूलता जाता है। तो वो भूलने वाली जो प्रक्रिया है, कुछ व्यवहार या कुछ आदतें जिनको सप्रयत्न भूलने की कोशिश करना, क्या कहलाएगा? विसमाजीकरण कहलाएगा। क्लियर है?
तीसरा है पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। पुनर्समाजीकरण का मतलब है कि किसी भी समाज के नए मूल्यों को सीखना। जैसे मान के चलो कोई अजय नाम का लड़का है और उस अजय नाम के लड़के को किसी फॉरेनर से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? किसी फॉरेनर से प्यार हो गया, और प्यार में इतने अंधे हो गए कि फॉरेनर से शादी कर ली। अब अजय अपने राजस्थान के हैं और फॉरेनर जर्मनी की है, तो वो राजस्थान में उस जर्मनी वाली को अपनी वाइफ को लेकर के आए, और अजय रहते हैं अपने बीकानेर साइड में। कहाँ रहते हैं? बीकानेर साइड में, या किसी भी ग्रामीण परिवेश में वो रहते हैं। ग्रामीण इलाका है उनका, जो भी गांव है वो गांव है, उनका जो स्थान है वो गांव है। गांव में उसको लेके गए, तो आप जानते हो कि जो फॉरेन से आई हुई है, भारत के गांव में काफी सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब उस शादी तो कर लाया, अच्छी बात है, प्यार करता था, शादी कर लाया, परंतु अब वो लड़की क्या करेगी? जो फॉरेनर से आई है, जो विदेशों से आई है, वह लड़की गांव के रीति रिवाजों को सीखने की कोशिश करेगी। गांव में मम्मी को कैसे बोलना है, घूंघट कब निकालना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, इन सब चीजों को वो लड़की क्या करेगी? सीखने की कोशिश करेगी। इसे हम क्या कहेंगे? पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। मतलब अपने समाज के मूल्यों को भूलेगी नहीं वो, बल्कि नए समाज के नए मूल्यों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पुनर्समाजीकरण। और चौथा कॉन्सेप्ट है नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन। नकारात्मक समाजीकरण का मतलब है कि समाज के अस्वीकृत मानदंडों को सीखना। समाज के अस्वीकृत जो मानदंड होते हैं उनको सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो नकारात्मक समाजीकरण कहलाती है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इन चीजों को सीखना क्या कहलाएगा? नकारात्मक समाजीकरण। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें प्रत्याशी या पूर्वभाषी समाजीकरण। प्रत्याशी या पूर्वभाषी, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। प्रत्याशी या पूर्वभाषी समाजीकरण का मतलब होता है कि भविष्य में आने वाली संभावनाओं को, भविष्य में क्या क्या घटित होने वाला है, उन संभावनाओं का पूर्वाभास करके उसके अनुसार ढलना। जैसे किसी लड़की की 2 महीने बाद शादी होने वाली है, तो भविष्य में शादी होने वाली है 2 महीने बाद, तो लड़की 2 महीने पहले क्या करने लग जाएगी? लड़की घर के काम में, रसोई के काम में मम्मी का हाथ बटाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे ससुराल में जाते ही खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले खाना बनाना सीखना पड़ेगा। तो भविष्य में आने वाली संभावनाओं का पूर्वाभास करके उसके अनुसार ढलना प्रत्याशी या पूर्वभाषी समाजीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये किससे संबंधित हैं? समाजीकरण से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं कि जो समाजीकरण का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं वो जरूर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि शायद हम लोगों ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो हमारे ऑफिशियल नंबर यहाँ दे रखे हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।